हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आपको पता है कि हम डिस्कस कर रहे हैं अपने मॉडल पेपर नंबर 11 को, जिसमें से हमने 80 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। बचे हुए जो 45 क्वेश्चन हैं, आज हम उनको डिस्कस करेंगे और हमारा मॉडल पेपर नंबर 11 आज समाप्त हो जाएगा। आप में से जो लोग भी नए हैं, सबसे पहले वो चैनल पर जाएंगे। हर एक आपके ब्रांच की प्लेलिस्ट बनी हुई है, यानी कि जो आपकी प्लेलिस्ट है उसमें हर एक ब्रांच का फोल्डर अलग से बना हुआ है, जिसमें आपके थ्योरी की क्लासेस भी हैं। साथ ही साथ हर ब्रांच की प्रैक्टिस टॉपिक वाइज हो रखी है, तो उसको भी हमने अलग फोल्डर बना रखे हैं उसके भी। तो आप जाइए, थियरी की क्लासेस लीजिए, जो भी आपके पुराने प्रैक्टिस टॉपिक वाइज हुए हैं उनको भी कवर करिए। साथ ही साथ ये जो हमारी प्रैक्टिस चल रही है, इसको भी आप पर डे देख सकते हैं। आपको अगर आपने नोट्स बनाए हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर नोट्स नहीं बनाए हैं तो अभी भी आपके पास टाइम है। एक दिन में 3-3 4-4 क्लासेस देख के अपने नोट्स बना लीजिए, क्योंकि नोट्स से रिवाइज करना बहुत आसान होता है। आप कितनी भी स्पीड में देखेंगे तो एक दिन में बहुत ज़्यादा आपके पास डाटा भी नहीं होता है कि 15-15 20-20 क्लासेस आप देख लेंगे। और क्लासेस भी आपकी लगभग 1 घंटे के आसपास की हर एक क्लास है, तो पॉसिबल भी नहीं है कि आप एक दिन में 15 से 20 घंटे की क्लास देख सकें। तो अगर आप थोड़ा थोड़ा करके नोट्स बना लेंगे तो रिवाइज करना आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक, चलिए, आपको पता है कि हमने 80 नंबर तक के क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है। उसी के आगे आज हम चलते हैं, 81 नंबर के क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले हम अपने कम से कम क्वेश्चन तक तो पहुंच जाएं। आपको पता है कि कल की क्लास में हमने 41 नंबर से लेके 80 नंबर तक के क्वेश्चन को डिस्कस किया था। उम्मीद है कि आप सभी ने क्लासेस देख ली होंगी। अगर आप में से जिसने भी अभी क्लासेस नहीं देखी हैं, जो आपके पार्ट हो चुके हैं, तो एक बार जाकर ज़रूर देखिएगा। और मैं आपको पहले ही बता दूं कि जो कल से आपकी प्रैक्टिस होगी वो आपके DSSB के क्वेश्चन होंगे। उसमें क्वेश्चन बड़े अच्छे हैं, तो इसीलिए हमने उनको रखा है। चीज़ें समझने वाली हैं, बहुत ध्यान से आपको करना होगा, अदरवाइज आप बहुत ज़्यादा क्वेश्चन गलत करेंगे। तो कल आपके जो क्वेश्चन होंगे थोड़ा सा लेंदी होंगे और थोड़ा सा टफ भी होंगे। ठीक, चलिए, कल जो हमने लास्ट क्वेश्चन डिस्कस किया था वो था हमारा कि किस हार्मोन की कमी के कारण शरीर की वृद्धि रुक जाती है और व्यक्ति नाटा रह जाता है। तो आपने बताया था कि जो सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन होता है वही हमारा वृद्धि हार्मोन होता है। अगर ये कम मात्रा में स्रावित होता है तो व्यक्ति जो है वो नाटा हो जाता है, या हम बौना कहते हैं। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन। और इस सीरीज का हमारा 81 नंबर का क्वेश्चन है कि ज्वर किस रोग में नहीं होता है? जुखाम में नहीं होता है, क्षय रोग में नहीं होता है, टाइफाइड में नहीं होता है, या फिर उपरोक्त सभी में नहीं होता है। वैसे तो हम जानते हैं कि अगर किसी को सर्दी जुखाम हो जाता है उसे फीवर हो ही जाता है, लेकिन यहाँ पर हमें बताना है कि किस रोग में आपका ये जो ज्वर है वो नहीं होता है। तो हम जानते हैं कि टाइफाइड में होता है, क्षय रोग में होता है। जुखाम आपका कोई ऐसा रोग भी नहीं होता, और जुखाम में ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें जाना पड़ेगा कि जुखाम में फीवर नहीं होता, जबकि हम जानते हैं कि जुखाम होने के बावजूद भी फीवर होता है। फिर भी हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग जुखाम पर ही लगाना होगा, और ये कोई ऐसा रोग नहीं है कि व्यक्ति को कोई रोग हो गया है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 82 पर। प्लास्टिक किस प्रकार का अपशिष्ट है? क्या ये जैव निम्नीकरण है, या जैव अनिम्नीकरण है, वायु प्रदूषण है, या फिर जल प्रदूषण है? तो प्लास्टिक हमें पता है ना कि ये अनिम्नीकरण है, यानी कि जैव अनिम्नीकरण ये अपशिष्ट होता है आपका। जरा फटाफट आप हमें बता दीजिए कि प्रबंधन के 3 R कौन कौन से हैं? अपशिष्ट प्रबंधन के
तीन आर कौन कौन से हैं? अभी हाल फिलहाल में हमने कम्युनिटी पोस्ट पर भी आपके इस क्वेश्चन को डाला था, तो उम्मीद है कि आपने कम्युनिटी पोस्ट के क्वेश्चन तो देखे होंगे। अगर देखे हैं तो आप आसानी से यहाँ पर बता सकते हैं कि अपशिष्ट प्रबंधन के तीन आर कौन कौन से हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 83 पर। बाध्यता के लिए जिम्मेदार हो सकता है कौन? केवल पुरुष, केवल स्त्री, स्त्री पुरुष दोनों, या स्त्री पुरुष में से कोई एक? तो बाध्यता के लिए कोई एक व्यक्ति नहीं जिम्मेदार है, मतलब केवल पुरुष या केवल स्त्री जिम्मेदार नहीं होते हैं, और ना ही दोनों होते हैं। पुरुष या स्त्री में से कोई एक हो सकता है बाध्यता के लिए जिम्मेदार। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 84 है। कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र को सुडौलता एवं सौंदर्य प्रदान करने वाला तंत्र है। ये जो हमारा कंकाल तंत्र है, इसको सुडौल और सुंदर बनाने का काम किसका है, या सौंदर्यता प्रदान करने वाला तंत्र कौन सा है हमारा? क्या ये तंत्रिका तंत्र है? आप कहेंगे नहीं। क्या ये परिसंचरण तंत्र है? कहेंगे नहीं। पाचन तंत्र है? नहीं। तो क्या ये जो पेशी तंत्र होता है, ये हमारे कंकाल को सुडौल एवं सौंदर्य प्रदान करने का काम करता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 85 है। कह रहा है ऐच्छिक पेशियां हैं। जो ऐच्छिक पेशियां होती हैं कैसी होती हैं? क्या इनमें गहरी तथा हल्की धारियां पाई जाती हैं, या इन पर किसी का नियंत्रण होता है? यह शरीर के उन अंगों में पाई जाती हैं जो इच्छा के अधीन करते हैं कार्य, या उपरोक्त सभी? तो आपने तीन प्रकार की पेशियां पढ़ी हैं, ऐच्छिक पेशियां, अनैच्छिक पेशियां, और तीसरी आपकी कौन सी है? तीसरी आपकी है हृदय पेशियां। ऐच्छिक पेशियां वो होती हैं जो हमारे इच्छा के अधीन कार्य करती हैं, जैसे हमारे हाथ पैर का काम करना, हमारा दौड़ना, बोलना, कोई चीज़ उठाना, चलना, खड़े होना, बैठना, उठना, ये सारी चीज़ें हमारी इच्छा के अधीन होती हैं, जिन पर आपका कंट्रोल होता है। इनको हम ऐच्छिक पेशियां कहते हैं। साथ ही साथ जो हमारी अनैच्छिक पेशियां होती हैं, ये ऐसी पेशियां होती हैं जो हमारी इच्छा के अधीन कार्य नहीं करते हैं, मतलब हम चाहें या ना चाहें ये अपना कार्य करेंगे। जैसे हमारे शरीर का जो परिसंचरण तंत्र है, ये हमसे पूछ के काम नहीं करता है, या हमारे जो शरीर का पाचन तंत्र है, ये हमसे पूछ के काम नहीं करता है। हमारा श्वसन तंत्र जो है, ये हमसे पूछ के काम नहीं करता है। ये सब अपने हिसाब से काम करते हैं, इन पर हमारा कंट्रोल नहीं होता है। हमारे हृदय की धड़कन हमसे पूछ के थोड़ी ना चलती है। अगर हृदय की धड़कन रुक जाए, ये काम करना बंद कर दे, तो व्यक्ति क्या हो जाता है? चला जाता है। तो कहने का मतलब जो आपकी इच्छा के अधीन कार्य करते हैं, जिस पर आपका कंट्रोल होता है, वो ऐच्छिक पेशियां कहलाती हैं। जिन पर आपका कंट्रोल नहीं होता है, वो आपकी अनैच्छिक कहलाती हैं। हृदय पेशियां दोनों का सम्मिलित रूप होती हैं। ठीक, तो जब हम ऐच्छिक पेशियों की बात कर रहे हैं, तो उनमें ये तीनों गुण पाए जाते हैं, यानी कि उनमें गहरी और हल्की धारियां भी पाई जाती हैं। इन पर किसी का नियंत्रण होता है, यानी कि ये आप किसी की इच्छा के अधीन कार्य करते हैं। इसी के साथ साथ ये शरीर के उन अंगों में पाए जाते हैं जो इच्छा के अधीन कार्य करते हैं। जैसे अगर मेरा मन है तो मैं बोलूँगी, मेरा मन नहीं है तो नहीं बोलूँगी, अगर मेरा मन है तो चलूँगी, मन नहीं है तो नहीं चलूँगी। लेकिन जो हमारे पाचन तंत्र हैं, हमारे हृदय की धड़कन है, हमारा परिसंचरण तंत्र है, साथ ही साथ जो हमारा जैसे हमारे आईज हो गए, हमारे पलकों का झपकना, आप एक शॉर्ट टाइम के लिए इन चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे श्वसन गति है, तो आप कुछ सेकंड के लिए आप इनको रोक सकते हैं। हमारी पलकें हैं, इनको आप कुछ सेकंड के लिए, या कह सकते हैं कुछ मिनटों के लिए आप इनको कंट्रोल कर सकते हैं, बाकी आप इनको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। ठीक, तो ये हमारी अनैच्छिक पेशियां कहलाती हैं। तो ये हमारे ऐच्छिक पेशियों की विशेषता थी, यानी कि ये तीनों की तीनों विशेषताएं हमारे ऐच्छिक पेशियों की होती हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 86 पर। थायराइड ग्रंथि का निर्माण होता है कैसे? कैल्शियम के द्वारा,
लोहे के द्वारा, सोडियम के द्वारा या फिर आयोडीन के द्वारा। तो ये हमारे जितने भी मिनरल्स हैं हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं। ये इसमें अगर बात की जाए तो हमारे शरीर में जो माइक्रोन्यूट्रिएंट हैं उनकी संख्या 96% है, जिसमें आपका कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन आते हैं। बचे हुए जो 4% होते हैं उनमें आपका मिनरल्स होता है और उस 4% में भी 2% आपका कैल्शियम होता है। सबसे ज़्यादा अमाउंट में पाया जाने वाला मिनरल्स होता है। ये तो हमारे कैल्शियम जो होता है ये हमारे बोन्स के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक, लोहा, आप जानते हैं कि अगर लोहे की कमी होती है तो व्यक्ति में रक्ताल्पता अर्थात एनीमिया देखने को मिलता है। और ये जो लोहे की कमी है ये महिलाओं में सामान्यतः देखने को ही मिलती है। ठीक, जनरली आप देखेंगे तो हर महिला में इसकी कमी देखने को आपको मिल जाती है। पूछा जाता है आपसे सोडियम किन किन अवस्थाओं में बैन किया जाता है। सोडियम किन किन अवस्थाओं में बैन किया जाता है, तो आप बताएंगे किडनी की कोई समस्या हुई, हृदय की समस्या हुई, तो इन सब स्थितियों में जो हमारा सोडियम होता है उसको बैन किया जाता है। लेकिन जब यहाँ पर बात थायराइड ग्लैंड की जा रही है तो थायराइड ग्लैंड का निर्माण जो होता है वो आयोडीन के द्वारा होता है। ठीक, यहाँ पर इसका राइट आंसर आपका 4th वाला हो जाएगा। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर में क्या है। वह कोशिकाएं हैं जो कोशिका विभाजन में सहयोग करती हैं, यह भोजन के चयापचय में भाग लेती हैं, यह म्यूकस या श्लेष्मा उत्पन्न करते हैं या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा, गोबलेट कोशिकाएं वो कोशिकाएं होती हैं जो म्यूकस और श्लेष्मा का उत्पन्न करती हैं, म्यूकस या फिर श्लेष्मा उत्पन्न करती हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89। मानव के मस्तिष्क कोश की अस्थियां परस्पर किस प्रकार की संधि से जुड़ी होती हैं। जो हमारे मस्तिष्क कोश की अस्थियां होती हैं वो किस प्रकार के संधि से जुड़ी होती हैं। आपने संधियों के प्रकार पढ़े थे अभी हाल फिलहाल में जब हम फिजियोलॉजी डिस्कस कर रहे थे, तो हमने कंकाल तंत्र डिस्कस किया था, उसी के जस्ट बाद हमने अस्थि संधि के बारे में डिस्कस किया था। तो आपने वहां पर देखा था कि किस जगह पर कौन सी संधि पाई जा रही है। तो जब हम मस्तिष्क की बात करते हैं तो क्या ये चल संधि है, अपूर्ण संधि है, अचल संधि है या फिर कब्जा संधि है। तो आपने इन सभी संधियों का नाम सुना है, इनके एग्जाम्पल देखे हैं, विद फिगर हमने आपको दिखाया था। अगर नहीं देखी है तो एक बार चैनल पर ज़रूर जाइएगा, प्लेलिस्ट खोलिएगा, फिजियोलॉजी के फोल्डर को खोलिएगा, वहाँ पर आपको दिख जाएंगे। आपको पूरे टॉपिक के नाम के साथ साथ हर एक आपको वहाँ पर मतलब आपको कोई समस्या नहीं होगी, किसी भी टॉपिक को आप आसानी से खोज सकते हैं। ठीक, तो जो मस्तिष्क कोश की अस्थियां होती हैं परस्पर वो अचल संधि के द्वारा जुड़ी होती हैं। हमारे मस्तिष्क की कोई संधि चलती है क्या? नहीं चलती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 90 पर। मानव शरीर की सबसे कड़ी वस्तु क्या है? मांसपेशियां हैं, कोशिका हैं, अस्थियां हैं या फिर इनमें से सभी? तो ये तो आई थिंक बताने की ज़रूरत है नहीं। सबसे जो कड़ी वस्तु है वो हमारी अस्थियां होती हैं। अस्थियों की संख्या कितनी होती है? 206। अगर बच्चों में पूछा जाता है तो 270 के आसपास होती हैं, प्लस में ही जाती हैं। इसी के साथ साथ आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, जैसे कि जो हमारा आरबीसी होता है वो तो हमारी अस्थि मज्जा में बनता है, लेकिन अगर भ्रूण की बात करें तो भ्रूण में जो आपका आरबीसी बनता है वो कहाँ पर बनता है, आप एक बार बताइएगा। क्या अस्थि मज्जा में बनता है या यकृत में बनता है, फेफड़े में बनता है या किडनी में बनता है? ऑप्शन हमने आपको 4 दे दिए हैं। तो आप ज़रा हमें ये बताइएगा कि भ्रूणावस्था में जो भ्रूण है उसमें जो आरबीसी बन रहा है वो कहाँ पर बन रहा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 91 पर। शरीर में श्वेतसार की अधिकता होने पर ग्लूकोज त्वचा के नीचे किस रूप में जमा हो जाता है? कहने का मतलब जो हमारे शरीर में श्वेतसार की अधिकता हो जाती है
तो ग्लूकोज त्वचा के नीचे किस रूप में आता है? संयोजी ऊतक के रूप में, श्लेष्मिक ऊतक के रूप में, एडिपोज के रूप में, एडिपोज ऊतक के रूप में, या फिर उपरोक्त सभी रूपों में? तो आप कहेंगे कि जब हमारे शरीर में श्वेतसार की अधिकता होती है तो जो ग्लूकोज होता है वो हमारी त्वचा के नीचे एडिपोज ऊतकों में जमा हो जाता है, एडिपोज ऊतकों के रूप में जमा हो जाता है। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 92 पर। बट मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, आपकी संख्या बड़ी कम होती जा रही है। मतलब इतने दिनों बाद क्लास हो रही है, आपके एग्ज़ाम की भी डेट आ गई है, फिर भी आप सोए पड़े हैं। तो थोड़ा सा जाग जाइए और अपने दोस्तों को भी जगा दीजिए। बात करते हैं 92 नंबर के क्वेश्चन के। निम्न में से किसी वस्तु का उत्सर्जन स्वस्थ व्यक्ति के मूत्र में नहीं होता। मतलब किस चीज़ का उत्सर्जन एक स्वस्थ व्यक्ति के मूत्र के थ्रू नहीं होता है? यूरिया का, यूरिक एसिड का, ग्लूकोज का, या फिर नमक का? तो जो स्वस्थ व्यक्ति के मूत्र में नहीं आता है वो होता है ग्लूकोज। अगर यही ग्लूकोज मूत्र के थ्रू निकलने लगता है तो व्यक्ति किस रोग से ग्रसित होता है? डायबिटीज से। और आप ये जानते हैं कि डायबिटीज जो होता है, ये डायबिटीज जो है आपका, इसमें इसके जो प्राथमिक सिम्टम देखने को मिलते हैं उसमें आपका पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया, जेरोस्टोमा, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। बाकी आपने मधुमेह का टॉपिक भी अलग से पढ़ रखा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 93 पर। पेशियों के विकास के लिए आवश्यक है क्या? प्रोटीन युक्त भोजन, व्यायाम और विश्राम, स्वच्छ वायु, या फिर इनमें से सभी? तो पेशियों के विकास के लिए, व्यक्ति के विकास के लिए अगर हम बात कर लें, उसके लिए भी, साथ ही साथ पेशियों के विकास के लिए, तो इन सब की आवश्यकता होती है। प्रोटीन जो होता है वो आपके शरीर में पेशियों की, जो भी आपके शरीर में ऊतक हैं, कोशिकाएं हैं, उनके टूट फूट की मरम्मत करता है। उनकी कह सकते हैं एक प्रकार से इसको हम निर्माणात्मक पोषक तत्व के नाम से जानते हैं। व्यायाम, विश्राम जरूरी है, स्वच्छ वायु भी जरूरी है। तो ये तीनों ही आपके सही हो जाएंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 94 पर। रक्त पट्टिकाओं का कार्य होता है। ये जो रक्त पट्टिकाएं होती हैं इनका काम क्या होता है? चोट लगने पर दर्द होना, स्पर्श करने पर गुदगुदी करना या होना, पसीना निकालना, या फिर चोट लगने पर रक्त को जमाना। तो जो रक्त पट्टिकाएं होती हैं इनका काम ही होता है कि जब चोट लगा हो तो ये रक्त को जमाने का काम करती हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि ब्लड क्लॉटिंग में कौन सा विटामिन काम करता है तो आप कहेंगे विटामिन के। अगर आपसे पूछा जाता है कि ब्लड क्लॉटिंग में कौन सा मिनरल आपका सहायता करता है तो आप कहेंगे कैल्शियम होता है। ठीक, अच्छा यहाँ पे मे बी आपको कंफ्यूजन हो जाए क्या कि हो सकता है कि अगर मिनरल्स में कैल्शियम की बात हो रही है तो विटामिन में आपका विटामिन डी हो जाए, बट नहीं, जो आपका ब्लड क्लॉटिंग विटामिन होता है आपका वो विटामिन के ही होता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95। एंजाइम जो पके स्टार्च को माल्टोज में बदलता है तथा लार में रहता है। अब यहाँ पर अगर लार में पाया जाने वाला एंजाइम की बात की जा रही है तो हम भूलकर भी नहीं भूल सकते हैं कि वो टाइलिन है। टाइलिन जो होता है वो हमारे लार में पाया जाता है और ये स्टार्च का पाचन मुख से ही स्टार्ट कर देता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96। सबसे बड़ी ग्रंथि जिसका भार 1.5 kg होता है तथा कोमल लाल होता है, जो आमाशय की ऊपरी भाग में दाएं तरफ उदर पेट के नीचे होता है, कहलाता है। अगर आपने पहली लाइन ही देख ली, सबसे बड़ी ग्रंथि जिसका भार 1.5 किलोग्राम है, तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं वो हमारा यकृत ही है। यकृत का वेट हमारा कितना होता है? यकृत का वेट हमारा लगभग 1.5 किलोग्राम होता है और ये आपका एक कोमल लाल अंग होता है, सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 97 पर। जब किसी कारण से फेफड़ों तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है और ऊतक को ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है तो इस स्थिति को क्या कहते हैं? क्या इसे एस्फिक्सिया कहते हैं, लकवा कहते हैं,
बेरी-बेरी कहते हैं या फिर एनीमिया कहते हैं। तो इसी क्लास में हमने बेरी-बेरी का नाम सुना था जो कि विटामिन बी1 की कमी से हो रहा था। एनीमिया जो कि आपके लौह तत्व की कमी से हो रहा था। लकवा की अगर हम बात करें तो आपने सुना था कि लैथरिज्म रोग होता है जिसे हम पैरों का लकवा कहते हैं। तो ये केसारी दाल के अत्यधिक सेवन से होता है। जब हम बात करते हैं अगर आपके फेफड़ों तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रहा है, आपके ऊतकों तक ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, तो ऐसी स्थिति को हम एस्फेक्सिया के नाम से जानते हैं। जरा नए टर्म एक दो मिलेंगे तो उनको ध्यान रखते हुए चलिएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98। कार्बोलिक अम्ल का पान करने पर रोगी को निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए? क्या वमन नहीं करवाना चाहिए तथा चूने के पानी अंडे की सफेदी पिलाना चाहिए, या वमन कराकर उसे चूने का पानी पिलाना चाहिए, या केवल घी पिलाना चाहिए, या कुछ भी ना करें? तो ये तो आपका सरासर गलत हो जाएगा। जब कोई व्यक्ति कार्बोलिक अम्ल का पान कर लिया है, खा लिया है, तो ऐसी स्थिति में उसे हमें वमन नहीं करवाना है। उसे चूने के पानी, अंडे की सफेदी पिला देना है। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 99 पर। रेडियस तथा अल्ना अस्थियां भंग होने पर उसे स्थिर होने के लिए प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले तो आप हमें ये बता दीजिएगा कि जो आपका रेडियस है और जो आपका अल्ना है, ये कहाँ की अस्थियां होती हैं? पैर की होती हैं या हाथ की होती हैं? बाकी खपच्चियों का प्रयोग करेंगे, रस्सियों का, तेलों का, या फिर गर्म जल का। तो भाई जब हमारी रेडियस या अल्ना टूट गई है, भंग हो गई है, तो उसके लिए हम खपच्चियों का प्रयोग करते हैं। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। और आपको तो ये जो आपका एलटी का है इसमें भी आपको पढ़ना है अस्थियों के बारे में, पट्टियों के बारे में। ठीक, चलिए, जो आपके अस्थियां हैं, पट्टियां हैं, इन सबको डिटेल में पढ़ जाइएगा। अगर आपके पास ना क्लास 9th की एससीईआरटी की बुक होगी तो आप उसमें देखेंगे जो प्राथमिक स्वास्थ्य दिया गया है, आप वहीं से अच्छे से पढ़ डालिएगा। वहाँ से चीज़ें आपकी काफ़ी कवर अप हो जाएंगी। और बाकी आपकी जो एनसीईआरटी की बुक है 11th की, या मैं कल आपको वापस से देख के बताऊंगी कि ये जो आपका अस्थियों मतलब स्वास्थ्य वाला टॉपिक है, ये आप देखेंगे तो मैक्सिमम चीज़ें आपकी जो 9th to 12th की हैं वहाँ से मिल जाती हैं। वैसे भी आपकी काफ़ी कुछ चीज़ें आपकी यहाँ से मिलती हैं। ठीक, चलिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100 है। पर्यावरण की अजैविक घटक हैं कौन? आसपास की वस्तुएं, जल, स्थल, या फिर सभी? तो हम जानते हैं ना कि ये सारी की सारी हमारे पर्यावरण की अजैविक घटक होते हैं। हमने अपने इस सीरीज का शतक लगा लिया है। बचे हुए 25 क्वेश्चन हैं, उनको भी हम फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। ठीक, ताकि कल से हमारा नया मॉडल पेपर स्टार्ट हो जाए, जिसमें हमें डिस्कस करने हैं अपने DSSB के कुछ प्रश्नों को। इसी के साथ साथ मैं समाहित करूंगी, अभी नहीं मैंने तैयार किया है, आपके एलटी ग्रेड के प्रश्नों को। तो अभी इन दोनों को हम एक बार कवर अप करते हैं, देन देखते हैं हमें क्या डिस्कस करना है। ठीक, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 101 की। कह रहा है जीवन के लिए आवश्यक गैस है नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। तो आप ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि हम कौन सी गैस ग्रहण करते हैं। हम ग्रहण करते हैं ऑक्सीजन। इसी को तो हम जीवनदायिनी कहते हैं, प्राणदायिनी कहते हैं। हमारे वायुमंडल में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाने वाली गैस नाइट्रोजन होती है। लेकिन ये करती क्या है? तो ये इसी की ज्वलनशीलता को कम करती है। अगर नाइट्रोजन ना हो तो सारी चीज़ें अपने आप जलने लगेंगी। ठीक, चलिए, बाकी आप फटाफट हमें ये बता दीजिए कि हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन, हाइड्रोजन मतलब नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, इनका अमाउंट कितना होता है, क्योंकि यही तीनों सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 102। कुष्ठ रोग में होता है क्या? जो संवेदन की अनुभूति है वो समाप्त हो जाना, नाड़ियाँ बढ़ जाना तथा कोमल हो जाना,
त्वचा पर बड़ी ग्रंथियां और फोड़ा होना या फिर उपरोक्त सभी। तो ये जो कुष्ठ रोग होता है, लेप्रोसी होते हैं, कुष्ठ रोग में ये आपको सारे सिम्टम देखने को मिलते हैं, यानी कि जो संवेदन की अनुभूति है वो समाप्त हो जाती है, नाड़ी बढ़ जाती है, कोमल हो जाती है, ऊतक पर बड़ी ग्रंथियां और फोड़े हो जाते हैं। कहने का मतलब ये तीनों के तीनों आपके राइट हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 103 पर। कोशिका झिल्ली की प्रमुख शारीरिक क्रिया विज्ञान संबंधित कार्य है, क्या है? क्या ये कोशिका की सुरक्षा करता है? कोशिका के अंदर एवं बाहर पदार्थों के अभिगमन पर नियंत्रण करता है? कुछ विशेष रासायनिक पदार्थों का स्राव करता है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जब आप बात करते हैं किसकी, जब आप बात करते हैं कोशिका झिल्ली की प्रमुख शारीरिक क्रिया विज्ञान के संबंध की, तो ये कोशिका के अंदर और बाहर पदार्थ के अभिगमन पर नियंत्रण करता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 104। अभी यहाँ से आपको हेल्थ साइंस फिजियोलॉजी के क्वेश्चन मिल रहे हैं। ठीक, मलेरिया होता है किसके काटने से? नर एनाफिलीज मच्छर के काटने से। भाई नर के काटने से होता ही नहीं है, इनफैक्ट नर जो मच्छर होते हैं वो काटते ही नहीं है। मादा एनाफिलीज के काटने से, सीसी मक्खी के काटने से या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो वैसे तो आपकी मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया होता है, ये तो आपका सही है। आप हमें ये बताइए कि ये जो सीसी मक्खी होती है, अगर सीसी मक्खी काटती है तो क्या होता है? सीसी मक्खी के काटने से क्या होता है, आप ये हमें बताएंगे। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन 105 पर। अस्थि पंजर के कौन प्रमुख भाग नहीं है? आपका सिर नहीं है, रक्तकण नहीं है, धड़ नहीं है या फिर अग्रांग नहीं है। तो आप कहेंगे सिर हो, धड़ हो, अग्रांग हो, ये सारे के सारे हमारे अस्थिपंजर के भाग होते हैं, लेकिन जो रक्तकण होता है ये अस्थिपंजर का भाग नहीं है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 106 है। पसलियों के बीच में स्थित जो पेशियां हैं उसे श्वसन के लिए ऊपर उठाती हैं, वो कहलाती हैं। यानी कि पसलियों के बीच में स्थित जो पेशियां उसे श्वसन के लिए ऊपर उठाती हैं, क्या कहलाती हैं? क्या ये अनुप्रस्थ पेशी है, इंटरकोस्टल है, मध्यपट है या फिर कोई नहीं? तो आपने श्वसन तंत्र भी पढ़ा था। अगर आपको याद हो तो जब हम अपनी क्लास, बहरहाल पिछले अगर हम 3 दिन से देख रहे हैं, हम क्लास रेगुलर कर रहे हैं, बाकी उससे पहले 20 दिनों तक हमारी क्लासेस नहीं हो पाई थी। उससे पहले जब हम फिजियोलॉजी डिस्कस कर रहे थे, हमने पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, आपका हृदय यानी कि परिसंचरण तंत्र, इन सब के बारे में चर्चा किया था। तो उम्मीद है कि आपने उन सारी क्लासेस को ज़रूर देखा होगा। जब हम बात करते हैं पसलियों के बीच में जो पेशी होती है श्वसन के लिए ऊपर उठाती है, उसे हम इंटरकोस्टल कहते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 107। वृक्क की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है क्या? हैनले लूप है, नेफ्रॉन है, ग्लोमेरुलस है या फिर संग्राहक वाहिनी है? तो इन सब का संबंध किससे है? आपके वृक्क से होता है। लेकिन यहाँ पर आपको बताना है कि वृक्क की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है, तो वो आपकी नेफ्रॉन होती है। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका 108 है। यहाँ से थोड़े आपके इजी क्वेश्चन हैं, तो आप इन्हें आसानी से फटाफट कर सकते हैं। सब बहुत कुछ यहाँ पर समझने वाला नहीं है। घनी बस्तियों में पेड़ पौधे क्या करते हैं? ये आई थिंक हमने आपको कल भी बताया था, इसके बारे में कल भी हमने डिस्कस किया था। तो जो घनी बस्तियों में पेड़ पौधे होते हैं, क्या ये छाया देते हैं, वातावरण को शुद्ध करते हैं, पक्षियों को आश्रय देते हैं, जमीन पर सारा पानी सोख लेते हैं? हालांकि काम तो ये सारे किए जाते हैं पेड़ पौधों के द्वारा, लेकिन हमें एक को बताना है। तो जो घनी बस्तियों में पेड़ पौधे होते हैं वो वातावरण को शुद्ध करने का काम करते हैं, क्योंकि घनी बस्तियों में ये ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, जिससे वहाँ का जो वातावरण होता है वो शुद्ध हो जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 109 है। निम्नलिखित कार्य गुर्दे से संबंधित होता है, मतलब गुर्दे का कार्य यहाँ पर बताना है। क्या ये शर्करा की मात्रा का नियंत्रण करता है, रक्त से यूरिया को अलग करता है,
प्रजनन क्रिया का नियंत्रण करता है या फिर ये सारे काम करता है? आप कहेंगे कि जो गुर्दा होता है उसका काम तो होता है कि रक्त से यूरिया को अलग करना। वृक्क क्या करता है आपका, गुर्दा क्या करता है, किडनी क्या करता है, सारे नाम एक ही हैं। तो ये रक्त से यूरिया को अलग करने का काम करता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन 110 पर। अंडाणु का उत्पादन करता है कौन? क्या ये गर्भाशय करता है, अंडाशय करता है, अंडवाहिनी करता है या फिर योनि करता है? तो आप कहेंगे गर्भाशय तो वो पार्ट होता है जहाँ पर जाकर बच्चा विकसित होता है। फैलोपियन ट्यूब वो होता है यानी कि अंडवाहिनी नली वो होती है जहाँ पर निषेचन होता है यानी कि अंडे और शुक्राणु का मिलन होता है। अंडाशय जो होता है आपका, यहाँ पर अंडे का उत्पादन होता है, यहाँ पर उत्पादन की बात की गई है। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका 111 है, कह रहा है निम्नलिखित में से अग्नाशय का कौन सा स्राव सीधे रक्त में प्रवेश कर जाता है? क्या ये माइलेज करता है, इंसुलिन करता है, लाइपेज करता है या फिर ट्रिप्सिनोजन करता है? तो अग्नाशय की बात की जा रही है, सीधे आपके ब्लड में इंटर करने की बात हो रही है, तो वो आपका इंसुलिन हो जाता है। यही इंसुलिन जब नहीं स्रावित होता है या अल्प मात्रा में स्रावित होता है या स्रावित होता है तो कार्य नहीं करता है, तब डायबिटीज हो जाता है। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। डायबिटीज के बारे में आपने पहले भी पढ़ रखा है। मानव में श्वसन दर होती है कितनी? 72 प्रति मिनट, 16 प्रति मिनट, 52 प्रति मिनट या 80 प्रति मिनट? तो यहाँ पर आपकी श्वसन दर पूछी गई है जो कि औसतन आपके 18 माना जाता है। औसतन आप यहाँ पर 16 दिया गया है तो 16 लगा सकते हैं। बाकी ऐसा नहीं होगा कि 16-18 दोनों दिया होगा, फिर भी अगर 18 नहीं देगा मतलब ये हो सकता है 72 तो आपका डेफिनेटली देगा, क्योंकि हम क्या करते हैं, हमारा दिमाग फटाक से जाता है कहाँ पर, 72 पर। तो ध्यान रखेंगे आपको 16 से 18 मिल सकता है या 12 से 18 ऐसे एवरेज में मिल सकता है। आपको एक एवरेज ध्यान रखना है कि 16 से 18 के आसपास होना चाहिए, 15 से 18 दे सकता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन 16 है तो हम 16 के साथ जाएंगे। अगला क्वेश्चन है आपका 113 है, कह रहा है स्वास्थ्य केवल रोग अथवा दुर्बलता की अनुपस्थित नहीं बल्कि संपूर्ण शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक स्वास्थ्य की अवस्था है। यह कथन दिया है किसने? विश्व स्वास्थ्य संगठन ने यानी कि WHO ने, यूनिसेफ ने, JF विलियम द्वारा या फिर वुडवर्थ द्वारा? तो सबसे पहले तो ये परिभाषा बड़ी पुरानी है, दी गई है WHO के द्वारा, ध्यान रखेंगे। पहले इसमें 3 आयाम थे, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक। क्या आप में से कोई मुझे बताएगा कि चौथा आयाम नया कौन सा जोड़ा गया है? ये तो आपकी पुरानी परिभाषा है जिसमें 3 बातों पर जिक्र किया गया है, 3 इसके आधार दिए गए हैं, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक। जरा आप हमें बताएंगे कि चौथा कौन सा ऐड हुआ है? बाकी आप हमें एक बार यूनिसेफ का फुल फॉर्म बता दीजिएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है 114 है, पसीने के साथ शरीर से क्या निकलता है? नमक का नुकसान होता है, ग्लूकोज का नुकसान होता है, केवल पानी का नुकसान होता है या फिर चर्बी का नुकसान होता है? जब हम बात करते हैं पसीने के साथ में, तो पसीने के साथ में नमक का नुकसान होता है। ठीक, कभी देखा है पसीना कैसे नमकीन होता है? अगला क्वेश्चन है 115 है, शरीर में हार्मोन के स्रोत हैं कौन? नलिका विहीन ग्रंथियां, हड्डी, हृदय या फिर अस्थि मज्जा? तो क्या कभी आपने देखा है कि आपके हड्डियों से कोई हार्मोन निकल रहा है? हार्मोन का जो सोर्स होता है वो आपके नलिका विहीन ग्रंथियां होती हैं। क्या आप मुझे ये बताएंगे कि जो नलिका विहीन ग्रंथियां हैं, क्या ये आपकी अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं या आपकी बहिर्स्रावी ग्रंथियां हैं? ग्रंथियां आपने 2 प्रकार की पढ़ी थी, हालांकि 3 थी, एक अंतःस्रावी, बहिर्स्रावी, मिश्रित ग्रंथि। तो आप हमें ये बता दीजिए कि नलिका विहीन ग्रंथियां कौन है? बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन नंबर 116 पर, कह रहा है ज़ीरोफ्थैल्मिया किसकी कमी से होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी?
अगर आपको याद हो तो इसी सीरीज में हमने डिस्कस किया था और नाम वहाँ पर ज़ीरोफ्थैलेमिया का लिया था। क्वेश्चन का जो आपका फॉर्मेट था वो अलग तरीके से था, बाकी क्वेश्चन हमने ये रखा था। तो जब हम बात करते हैं ज़ीरोफ्थैलेमिया की, तो ये हमारे आँखों की खराब कंडीशन हो जाती है। मतलब ये आँखों से संबंधित होती है और आप ये बहुत अच्छे से जानते हैं, आँखों से संबंधित बीमारी हो रही है तो विटामिन ए की कमी से हो रही है। सबसे पहले रतौंधी होता है, फिर धीरे-धीरे आपकी आँखों की कंडीशन जो होती है वो खराब होती चली जाती है। बाकी अगर हम विटामिन बी की बात करें, तो विटामिन बी की फैमिली छोटी नहीं है, विटामिन बी की जो फैमिली है बड़ी लंबी फैमिली है। 8 तो इसके मुख्य हैं, बाकी इसके आस-पास के जो रिश्तेदार हैं वो भी हैं। तो हमें इनके रिश्तेदारों के भी मतलब इनका तो ध्यान रखना ही रखना होता है, साथ-साथ इनके जो रिश्तेदार होते हैं उनको भी ध्यान रखना ही पड़ता है। जिसमें से अगर हम बात करें फॉलिक एसिड, विटामिन बी12, तो ये विटामिन बी1, बी2, बी3, बी5 ये सारे इम्पोर्टेंट होते हैं और क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। विटामिन सी, तो इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है जिसे हम नाविक रोग कहते हैं। विटामिन डी, अगर विटामिन डी नहीं होगा तो आपके बोन्स जो हैं वो वीक हो जाएंगी। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है 100 आपका 17। हीमोफीलिया वह बीमारी है जो वंशानुगत गुणों के कारण होती है, प्रदूषित पानी से होती है, हड्डियों को कमजोर बनाती है या जोड़ों को प्रभावित करती है। तो आप कहेंगे वंशानुक्रम जो यानी कि वंशानुगत गुणों के कारण हीमोफीलिया होता है। हीमोफीलिया में ब्लड क्लॉट नहीं होता है। जैसे जब हमें चोट लग जाती है तो 5 से 7 मिनट के अंदर अंदर हमारा जो ब्लड होता है वो जमने लगता है। इसके प्रोसेस को हमने पढ़ा था, लेकिन जिसको हीमोफीलिया होता है फिर ये ब्लड जमता नहीं है। ठीक, अगला क्वेश्चन है 118 है। कंकाल सिस्टम निम्न में से किस खनिज लवणों से बना होता है? कैल्शियम और फास्फोरस से, कैल्शियम से, फास्फोरस से, मैग्नीशियम से। तो जो हमारा कैल्शियम है वो फास्फोरस दोनों मिलकर काम करते हैं, दोनों का योगदान साथ साथ चलता है। एक प्रकार से कह सकते हैं ये भाई भाई होते हैं। तो कंकाल सिस्टम के लिए आप बहुत अच्छे से जानते हैं कैल्शियम और कैल्शियम के साथ में फास्फोरस होना चाहिए। तो पहला वाला ऑप्शन ही आपका राइट हो जाएगा। अकेले अकेले आप किसी एक को नहीं लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 है, 119 है। लार ग्रंथियों के एंजाइम पाचन करते हैं, यानी कि जो हमारे लार ग्रंथियों में एंजाइम पाए जाते हैं जो कि टाइलिन होता है वो किसका पाचन करता है? कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का, वसा का, विटामिन का। तो अभी अभी आपने नाम सुना था कि वो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करने का काम करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 120 है। इन्फ्लुएंजा क्या है या कैसे फैलता है? क्या ये नज़दीकी संबंध और हवा से फैलता है, जल और भोजन से फैलता है, स्पर्श और वस्त्र से फैलता है या फिर एलर्जी से फैलता है? तो आप कहेंगे ये जो इन्फ्लुएंजा होता है ये एक प्रकार का वायरल संक्रामक होता है जो कि नज़दीकी संबंध हवा के थ्रू हमारे अंदर चला जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 121 है। एंटीबॉडीज सुरक्षा करता है किससे? प्यास से, संक्रमण से, प्यास और संक्रमण दोनों से या उपरोक्त में से किसी से भी नहीं। एंटीबॉडीज हमारे शरीर में संक्रमण से सुरक्षा करने का काम करते हैं। प्यास से सुरक्षा तो हमने कोई चीज पढ़ी ही नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 122 पर। श्वेत रक्त कण का कार्य होता है, ये जो हमारे शरीर में WBC होते हैं इनका काम क्या है? ऑक्सीजन का परिवहन करना, रोग रोधक क्षमता प्रदान करना, रक्त के जमने में सहायता करना या फिर भोजन ग्रहण करने में सहायता करना। आप कहेंगे जो WBC होता है इसका काम होता है कि रोग रोधक क्षमता होती है उसको प्रदान करना। ठीक, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 123। मांसपेशियों में थकावट किसके अत्यधिक निर्माण से होता है? अब ये क्वेश्चन अगर आप अपना यूथ उठाकर देखेंगे तो आपको कई बार देखने को मिलेगा, यानी कि ये क्वेश्चन आपसे मल्टीपल टाइम पूछा गया है, सिर्फ आपके ही नहीं अदर एग्जामों में ही बार बार ये पूछा जाता है। क्या हाइड्रोक्लोरिक एसिड जमा होता है, लैक्टिक एसिड, क्रिएटिनिन या फिर ATP?
तो आप ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर हमारे शरीर में लैक्टिक एसिड इकट्ठा होता है तब मांसपेशियों की थकान होती है। ज़रा आप हमें बता दीजिए कि मांसपेशियों की थकान को मापने वाला यंत्र कौन सा है? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 124 पर। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन उत्पन्न होता है अंडाशय में, शुक्राशय में, अग्नाशय में या फिर बड़ी आंत में। अगर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की बात की जा रही तो आप जानते हैं ये अग्नाशय और बड़ी आंत में आएगा नहीं। ये एक मेल हार्मोन होता है जो कि शुक्राशय में उत्पन्न होता है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आज के अपने लास्ट क्वेश्चन 125 पर। इनमें से कौन सा ऊतक है? यकृत ऊतक है, रक्त ऊतक है, आहार नली ऊतक है या फिर पैनक्रियाज ऊतक है? आप जानते हैं कि जो हमारा रक्त है, रक्त एक तरल संयोजी ऊतक होता है। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा सेकंड वाला। ये थे हमारे 125 क्वेश्चन जिसको हमने 3 पार्ट में करके देखे। मैं आपको पहले ही बता दूं जो आपको कल से क्वेश्चन मिलेंगे वो थोड़ा सा टफ होंगे क्योंकि वो DSSB के क्वेश्चन हैं। ठीक, तो उम्मीद है कि आप पेन और नोटबुक लेकर बैठेंगे रोज, आज भी बैठे होंगे। ज़रा मुझे एक बार बता देना कि आपने आज कितना क्वेश्चन सही किया, यानी कि कल मतलब आप किसी दिन नहीं बताते हैं, थोड़ा तो बताना चाहिए। क्या ही बोलें आपको, कुछ नहीं बोलेंगे। चलिए फिर आज के लिए बस यही इतना रखते हैं। हमारी ये सीरीज़ कंप्लीट हो गई है, PDF अभी आपको मिल ही जाएगा। इसी के साथ-साथ आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करेंगे। कल मिलेंगे आपसे एक नए सीरीज़ के साथ में, जिसमें आपके अच्छे लेवल के क्वेश्चन होंगे और थोड़ा-सा दिमाग-विमाग खोल के बैठेंगे, तब चीज़ें आसानी से समझ पाएँगे। ठीक? क्योंकि कल आप देखेंगे उसका जो पैटर्न है ना, वो जैसे हमारे यहाँ बहुत ईज़ी होता है। ये मान के चलिए कि आप बहुत आसान यहाँ पर हो रहा था अभी तक। अब LT का देखेंगे कैसा आता है। बाकी जो आपका DSSB है ना, इसके पेपर थोड़े से ये क्वेश्चन टफ लेवल के बनाता है। तो कल से हम थोड़ा-थोड़ा करके उसको डिस्कस करेंगे, बीच-बीच में कुछ आसान प्रश्नों को भी रखेंगे ताकि आपको ऊबन ना महसूस हो। ठीक? चलिए, तो आज के लिए बस यही इतना रखते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप पिछली क्लासेस को रिवाइज़ कर रहे होंगे, अपना रिवीजन अच्छे से कर रहे होंगे क्योंकि अब आपके एग्ज़ाम में अगर आप PGT का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो बहुत ज़्यादा दूर नहीं रह गया है। आपका अगस्त बीत ही गया, सितंबर बचा है और आप 10 दिन मान के चलिए आपका अक्टूबर में। इसी के बीच में आपका दशहरा वगैरह भी आ जाएगा तो थोड़ा-सा उसमें भी आपका टाइम जाएगा। तो ये मान के चलिए कि आपके पास फिर भी 40 दिन का समय है। अच्छा, आप में से कोई कह रहा था रणनीति बनाने के लिए। अब आपके पास अगर आप काउंटिंग करें तो आपके पास ये मान के चलिए कि 40 दिन का समय है। तो आप ऐसे कर लीजिए कि एक-एक हफ्ते का डिवाइड कर लीजिए अपने सारे ब्रांच को, एक-एक हफ्ते में उनको रिवाइज़ कर डालिए अगर आपने नोट्स बनाया है। अब और क्या स्ट्रैटेजी बनाई जाए, इतने दिनों से हम चीज़ों को देख ही रहे हैं। बस मैं आपसे यही कहूँगी कि आप अगर बहुत समय नहीं दे पाते हैं फिर भी जो हमने अगर आप थियरी की क्लासेस पूरी वापस से वीडियो के थ्रू नहीं देख पा रहे हैं, तो जो हमने फ़ोल्डर बनाए हैं प्रैक्टिस सेट के आपके हर एक ब्रांच के अलग-अलग, उसको ज़रूर देख जाइएगा क्योंकि उसमें लगभग-लगभग हमने टॉपिक वाइज़ किया है, तो सारी चीज़ों को कवर अप करने की कोशिश की है। और आप ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो हमारी टेस्ट सीरीज़ होती है, इसमें सिर्फ़ हम क्वेश्चन आंसर नहीं करते हैं, इर्द-गिर्द की चीज़ों को समझते हुए चलते हैं। तो लगभग-लगभग आपके पूरे के पूरे ब्रांच को रिकॉल करने की कोशिश की गई है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा नहीं देख पाते हैं, फिर भी उन 5-6 फ़ोल्डर को देख जाइएगा। ठीक? चलिए, बाकी मिलते हैं आपसे कल की क्लास में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई करिए, रिवीजन ज़रूर करिए। ठीक? चलिए, बाय-बाय, टेक केयर।